हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो वी आर डूइंग पीसीएस नॉमिनेशन। पॉलिटी की क्लासेस हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं और वी स्टार्टेड विद फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक एंड इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट आर्टिकल 14 एंड 15। इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 16 ऑनवर्ड्स। जो ये आर्टिकल है ना 14, 15 और 16, ये बड़े कोर आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के और इसके आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। आई होप आपने आर्टिकल 14 और 15 अच्छे से समझ लिया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड दीज ऑल क्लासेस आर अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल। उस पर पीसीएस नॉमिनेशन करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। अर्लियर वी टुक द क्लासेस फॉर साइंस, हमने वो किया था बायोलॉजी पार्ट पूरा, बायोटेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, ह्यूमन हेल्थ डिसीजेस सारा किया था, बेसिक बायोटेक्नोलॉजी, सेल सब कुछ किया था हमने उसमें। अब हम कर रहे हैं पॉलिटी वाला एस्पेक्ट, तो इसमें भी हमारी आज ये 7th क्लास है। स्टार्टिंग हमने की थी, प्रियम्बल पढ़ा था, अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी या बेसिक जो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी पढ़ा था। फिर हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किए थे। लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल नंबर 16 विदाउट वेस्टिंग टाइम कि क्या है आर्टिकल 16, फिर उसको देखते हैं और उसको करते हैं। अब आर्टिकल 16 इज बेसिकली आई टोल्ड यू कि आर्टिकल जो 14 है इट इज वेरी ब्रॉड आर्टिकल। आर्टिकल 14 बहुत ब्रॉड है। उसके अंदर आता है आर्टिकल 15 और उसके अंदर आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 14 आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास इज अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो है आर्टिकल 14 की कहानी। और जो आर्टिकल 15 है टॉक्स अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन इन एवरी एस्पेक्ट, और यहां है 16 में नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो 16, 15 और 14 की ये कहानी है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द आर्टिकल नंबर 16। इसमें क्या है? अब आर्टिकल 16 के बहुत सारे क्लॉजेज हैं, उसको मैं एक एक करके समझा देता हूं। पर ये है किसको लेके? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेके। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद की स्टेट शेल, इसमें बहुत सारे सब क्लॉजेज हैं, मैं एक एक करके पढ़ते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5 और 6। We will discuss about all these sub clauses from article 16 के 1 to 6। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जो है इट ऑल टॉक्स अबाउट दैट स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहां पे ये कहानी लिखी है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सिंपल सा लिखा है, मतलब स्टेट शैल प्रोवाइड कि सारे लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आने का मौका देना चाहिए। किसको? स्टेट को। बिकॉज आर्टिकल 15 एंड 16 इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैंने आपको पहले भी बताया हो कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स स्टेट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट मिलते हैं। वी डिस्कस अबाउट दैट एस्पेक्ट कि कौन से सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट हैं और कौन से प्राइवेट के अगेंस्ट भी हैं। आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, या उससे पहले बताया होगा। फिर बताया था मैंने कि कुछ राइट्स हैं जो किसको मिलते हैं? ओनली टू द सिटीजन्स। वो कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। दीज आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। आई टोल्ड यू दैट ऑल्सो। और बाकी फंडामेंटल राइट्स किसको मिलते हैं? सिटीजन को भी और नॉन सिटीजन दोनों को मिलते हैं। अब जो आर्टिकल 15, 16 हम पढ़ रहे हैं, दीज आर ओनली फॉर सिटीजन्स। अब आर्टिकल 16 है, ये कह रहा है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रमोट करना। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 2 है जो दैट टॉक्स अबाउट दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन्स। कौन से ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहां पे उन्होंने बोल दिया कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यहां पे है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। ग्राउंड थोड़े अलग हैं। यहां पे क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और
residence. Descent or residence, these two were not the grounds in case of Article 15. ये हमने आपको पहले भी बताया है. यहाँ पे 7 ग्राउंड्स हैं, 5 वही वाले, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. 2 कौन से ऐड किए हैं? डिसेंट और रेजिडेंस. ये है आर्टिकल 16 क्लॉज 2. अब आप कहोगे भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और नो डिस्क्रिमिनेशन ये तो सेम चीज ही है. अपॉर्चुनिटी का मतलब ही क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए. यही मतलब होता है ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का. पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, डिस्क्रिमिनेशन से ज़्यादा बड़ी टर्म है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि स्टेट मान लो कुछ कर रही है, स्टेट इज डूइंग समथिंग, दैट शुड बी इक्वल फॉर एवरीबडी. भाई स्टेट ने कोई क्वालिफिकेशंस रखी, जो मर्जी करे स्टेट, मतलब स्टेट शैल ट्रीट टू इंडिविजुअल्स इक्वली, दैट इज इट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. इसमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ना करना इन्वॉल्व नहीं है, इसमें स्टेट कैन डू समथिंग but that should be done equally for everybody, that is equality of opportunity. इसमें स्टेट क्या कर सकती है? स्टेट मान लो कोई क्वालिफिकेशन रखना चाहती है, वो सभी के लिए बराबर होनी चाहिए. इसमें स्टेट को कुछ करने भी दिया जा रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में. और डिस्क्रिमिनेशन में स्टेट को मना किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ना करो. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में स्टेट को बोला जा रहा है कि आप कुछ कर भी सकते हो, इन द सेंस कोई चीजें करोगे, कुछ क्वालिफिकेशन रखोगे, पर वो सभी के लिए बराबर होनी चाहिए. तो इक्वालिटी का मतलब बराबर होना चाहिए. वो डिस्क्रिमिनेशन ना करके भी हो सकता है और कुछ करके भी हो सकता है. और डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट कहाँ पे? आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में है. 16 क्लॉज 1 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है. अब ना ये जो है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 2, एक आर्टिकल है 16 क्लॉज 3. इसमें बोला है कि जो स्टेट है इट कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस. आप बोलोगे सर आपने ऊपर बोला 16 क्लॉज 2 में कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस के बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं सकती है. हाउ स्टेट कैन डू विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंस? फिर तो वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 2 हो जाएगा. बट वी एडेड आर्टिकल 16 क्लॉज 3 बिकॉज इट वॉज अ वेरी एक्सेप्शनल केस. फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक रियासत थी, एक राजा था, जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद. अब ना हैदराबाद में लोगों की कंडीशंस बड़ी पुअर थी. तो जब देश को, हैदराबाद को इंडिया में इंटीग्रेट करना था, जब हम रियासतों को इंडिया में मर्ज कर रहे थे, देन उस निज़ाम ने बोला बिकॉज आई ओ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई जो भी रेजिडेंट्स हैं हैदराबाद के, तो आई विल ट्राई टू इंश्योर कि जो सर्टेन पोस्ट हैं, ग्रेड डी, ग्रेड सी, आई विल दैट रिजर्व फॉर ओनली हैदराबादीज जो हैदराबाद में रह रहे हैं रेजिडेंस के बेसिस पे. तो स्टेट ने बोला ठीक है, अगर तुम इंडिया में आ रहे हो तो तुम्हें हम ये एक्सेप्शन दे देते हैं. सो फॉर दैट एक्सेप्शन, फॉर दैट केस, वी एडेड आर्टिकल 16 क्लॉज 3, बट दैट वाज एन एक्सेप्शन only to deal with a particular case or for that matter cases, but for a temporary period of time. आज इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है. आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है. अब जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है या 3 है, 4A है, 4B है, 5 है, 6 है, ये जो आर्टिकल्स हैं, मैं एक चीज बताऊं, जो पहले 2 आर्टिकल्स हैं वो स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन करने से मना कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने की बात कर रहे हैं. मतलब किसी भी सेक्शन की हेल्प करने की बात नहीं कर रहे हैं. तो अगर मैं बोलूं आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 2, दे बेसिकली स्पीक द लैंग्वेज ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ. ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसकी भाषा बोल रहे हैं. और एज फार एज आर्टिकल 16 क्लॉज 3, 4A, 4B is concerned, it is basically giving extra advantage to certain sections of the society. It means they are asking to create a difference between people because they are different, so they should be treated differently. So the weaker sections should be given extra benefits by the state. So it is following the principle of not equality before law, but equal protection of law. But equal protection of law. ये उसकी भाषा बोल रहे हैं. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या है? लॉ के सामने बराबर हो. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में है कि लॉ भी भेदभाव करेगा कि आप इक्वल हो कि नहीं हो. अगर नहीं हो तो लॉ शुड ट्रीट यू अनइक्वली
बिकॉज इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। उसी डिक्टम पे बेस्ड है। 3 में भी क्या कर रहे हैं, स्टेट रेजिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है फॉर स्पेशल केस। ये हैं अलग अलग केस। अब देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या बोलना चाह रहा है। अब इसको ऐसे समझें, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को। अब हमने आपको पहले बताया था कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 5 और 6 बाद में ऐड किए गए थे। आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 4 simply says that state can make special efforts for socially and educationally backward classes, that is SCs और STs, और इसी में क्या जाते हैं, बाद में OBCs भी आए, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब स्टेट बैकवर्ड क्लासेस के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले सकती है। दैट इज द केस ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 4। मतलब इफ मैं यहां पे बात करूं आर्टिकल 16 की, तो द वर्ड मेंशन्ड इट व्हाट, बैकवर्ड क्लासेस। और वो बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं, SCs, STs और OBCs। उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेने। मतलब अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, इट इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें इनको रिजर्वेशन मिलती है। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में लिखा है। अब हमने क्या किया, एक चीज समझें, इसमें दो चीजें हैं। जब स्टेट ने इसका यूज करना स्टार्ट किया आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का, तो बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स गेव रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कि वेदर यू आर फ्रॉम बैकवर्ड क्लास और नॉट। और साथ में स्टेट ने क्या किया, एक तो एंट्री लेवल पे, अगर मैं इसको छोटा कर दूं, एक तो एंट्री लेवल पे, ये है यहां, एक तो एंट्री लेवल पे देनी क्या स्टार्ट कर दी, रिजर्वेशन। एक प्रमोशन में क्या देनी स्टार्ट कर दी, रिजर्वेशन। एक तो स्टेट ने एंट्री लेवल पे प्रमोशन देना स्टार्ट कर दिया और एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया। एक प्रमोशन में भी क्या देना स्टार्ट कर दिया, रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तुम स्टेट बैकवर्ड क्लासेस के लिए एफर्ट ले रही है, दैट शुड बी ओनली एट एंट्री लेवल। आपने एक बार एंट्री में उनको बेनिफिट दे दिया, फिर प्रमोशन में देने का मतलब नहीं है। तो फिर पार्लियामेंट ने आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ऐड किया और वहां पे बोला कि अब हम स्टेट के पास पावर है क्या करने की, आपको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने की। तो हमने यहाँ पे प्रमोशन दी, रिजर्वेशन दी प्रमोशन में। कौन से आर्टिकल में, 4A में। प्रमोशन में भी क्या देनी स्टार्ट की, रिजर्वेशन। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एज पर जजमेंट कहा कि रिजर्वेशन प्रमोशन में अलाउड नहीं है, ओनली एंट्री लेवल पे अलाउड है, एज पर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। तो हमने प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देनी स्टार्ट की, पर हमें वो अमेंडमेंट करनी पड़ी 4A ऐड करके। अब बात आई, क्योंकि जो एक कहानी बोली गई थी इंदिरा सुहाने केस में, 1992 का केस है। इंदिरा सहाने केस में चीज बोली गई, उसमें बोला गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। और उसने एक चीज और बोली, भाई आप ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, दें, पर एक चीज ध्यान में रखें कि ओबीसी में भी सारी क्लासेस बैकवर्ड नहीं है। कुछ क्रीमी लेयर में आती हैं और कुछ नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं। कुछ क्रीमी लेयर में आती हैं, कुछ नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं। तो उन्होंने बोला क्रीमी लेयर मतलब जो ओबीसी जिनकी इनकम लेट्स सपोज 8 लाख से ज़्यादा है, वो क्रीमी लेयर में आएंगे, उनको बेनिफिट नहीं देने, ओनली नॉन क्रीमी को देने हैं। तो ओबीसी में एक कंडीशन और ऐड कर दी इंदिरा सहाने ने कि फॉर ओबीसी ओनली फॉर नॉन क्रीमी ओबीसी, और दूसरा आप प्रमोशन में नहीं दे सकते हो। और बोला कि जो भी आप रिजर्वेशन दोगे इसका कोटा कितना होना चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
रिजर्वेशन शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 50%, ये ऐड कर दिया उसने। और उसने एक चीज़ बोल दी कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा देने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अलाउड, बिकॉज ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होने चाहिए, ना कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ये चीज़ की तो हमने क्या ऐड किया, 4A ऐड कर दिया। और फिर एक चीज़ आई 4B। 4B में हमने क्या ऐड किया कि सर आप जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेट सपोज पिछले साल 2025 में आपने रिजर्वेशन दी, कुछ सीटें रिजर्व्ड कैटेगरी की खाली रह गई, लेट सपोज उनकी 10 सीटें 20 सीटें खाली रह गई। अब आपने इंदिरा साहनी में बोल दिया है कोटा 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 50%। लेट सपोज नेक्स्ट साल जो सीटें निकली वो कितनी निकली, 40 निकली, 20 फॉर कैटेगरी, 20 फॉर जनरल। आपने पिछले साल की 20 सीटें यहां ऐड कर दी, अगले साल टोटल सीटें कितनी हो गई, 60 हो गई। 60 में 40 किसकी हो गई, रिजर्व्ड की। 20 इस साल थी, 20 पहली थी, 20 अनरिजर्व्ड की है। अब जो 40 है ये 60 में से कितना परसेंट बन गया, 40 रिजर्व्ड का आउट ऑफ 60 सीट्स, कितना परसेंट बन गया ये, इट इज़ बेसिकली अराउंड 66%। तो आप बोला कि ये तो कौन सा कोटा को, कौन सी लिमिट को क्रॉस कर रहा है, 50%। तो हमने पार्लियामेंट में ऐड किया कि जो भी पुरानी सीटें हैं ये अगले साल ऐड करनी नहीं है, क्या काउंट करने में, 50% वाली लिमिट काउंट करने में, वैसे ऐड होंगी ये। मतलब आपको हर साल की न्यू सीट्स हैं, जो हर साल की न्यू सीट्स में देखना है 50%। जो सीटें पिछले साल से आ रही हैं उसको कोटा मतलब 50% का जो लिमिट है उसको डिसाइड करने में इन्वॉल्व नहीं करना है। हाँ, सीटें कैरी फॉरवर्ड होंगी, बट वो कैरी फॉरवर्ड सीटें 50% कोटा काउंट करने में काउंट नहीं होंगी। इसे बोल देते हैं कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी। दैट वाज एडेड इन आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, दैट इज कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी। मतलब जो पिछली सीटें हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है अगले साल, बट उनको तुम 50% काउंट करने में इंक्लूड नहीं करोगे, सीटें ट्रांसफर होंगी। जैसे यहाँ से 20 सीटें वहाँ गई, 40 उस साल की थी, 20 सीटें वहाँ से वहाँ गई, उस साल 40 सीटें थी, 20 जनरल की, 20 कैटेगरी की, 20 यहाँ से गई तो कितनी हो गई, टोटल 60 हो गई। ये हो गई 60, उसमें से क्या हो गई, 40 कैटेगरी की और 20 जनरल की। ऐसे काउंट नहीं करना है, ऐसे तो 60% से ऊपर आ गया है। आपको उस साल के 40 में देखना है, 50 से ज़्यादा तो नहीं है। जो पिछली ऐड की हैं 20 उसको इंक्लूड नहीं करना, 50% की लिमिट काउंट करने में। दैट इज आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में एक सिंपल सी बात बोली है, हम आगे जाके पढ़ेंगे आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। संविधान के जो ये आर्टिकल्स हैं दे बेसिकली प्रमोट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। कौन सा आइडिया, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म। अब हम बता देते हैं क्या है ये। आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म आएगा जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25 टू 28। इसमें हमें बोला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमने ये बोला है। अगर रिलीजन को फ्रीडम है तो आपको अपना रिलीजन चूज करने की आज़ादी है। और फिर जो वो रिलीजन है वो चलेगा कैसे, जब उसमें रिलीजियस एसोसिएशंस बनेंगी ताकि रिलीजन को आगे लेके जा सकें। अब वो रिलीजियस एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल कोई टेम्पल्स हैं, या फॉर एग्जांपल गुरुद्वारा है पंजाब में, उनको चलाने के लिए बॉडी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ऐसे बहुत सारी रिलीजियस एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो रिलीजन चलाती हैं। अब क्योंकि वो रिलीजन की फ्रीडम है आपके पास, तो अगर आपके पास रिलीजन की फ्रीडम है तो उस रिलीजियस एसोसिएशन के पास भी फ्रीडम होगी, वो अपने हिसाब से रिलीजन को संभाले। अब जब उस रिलीजन एसोसिएशन में आप कोई वो रिलीजियस बॉडी
वो रिलीजियस बॉडी जो अपने बॉडी चला रही होगी रिलीजियस रिलीजन को लेके, उसमें भी उसमें भी एम्प्लॉयमेंट होगी। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट छोड़ दें, उसमें भी क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी। लेट्स सपोज वो टेम्पल है, उसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में देखेंगे, स्टेट का ही एक्ट है ना, वो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो होगी वो अपने रिलीजन के बेसिस पे जॉब्स दे सकती है, वो रिलीजन के बेसिस पे जॉब्स दे सकती है। वो कहाँ लिखा है, आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में। मतलब रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे रिलीजियस एसोसिएशंस में जॉब दी जा सकती हैं। आप ये मत बोलना ये किसका वायलेशन है, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का। बिकॉज वो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, पर रिलीजियस एसोसिएशंस में रिलीजन के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, इवन इफ दैट एम्प्लॉयमेंट इज अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये एक्सेप्शन है। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में बोला है EWS को भी क्या दी जा सकती है, 10% रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये बाद में ऐड किया था, आपको पता ही है, 113 अमेंडमेंट के अंदर। तो हमने 102 अमेंडमेंट 103 अमेंडमेंट के अंदर ये चीज़ ऐड की थी, ये आपको हमने पहले भी बता दिया है। क्लियर है, ये है आर्टिकल 60 और कुछ नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इज एवरीथिंग विजिबल, लेट मी चेक। हाँ जी, सब विजिबल है जी, कुछ नहीं मिसिंग है। ये दोनों बंदे भी ऊपर आ गए, हमारी टेंशन ना लें, सब विजिबल है बोर्ड पे, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 16 था, बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। कम्प्लेक्स है नहीं, कम्प्लेक्स नहीं है, बस आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। 1 2 3 4 4A 4B 5 और 6। कैन आई एक्सप्लेन इट अगेन, जस्ट विल टेक यू 5 more minutes। 5 मिनट में आपको ये क्लियर हो जाएगा। दोबारा दे दे मेरे को 5 मिनट। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में लिखा है स्टेट को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है, किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अपॉर्चुनिटी मतलब जो भी हो सब लोग बराबर हों, ये डिस्क्रिमिनेशन से बड़ी टर्म है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में लिखा है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन्स। कौन से, 5 ग्राउंड्स पे। कौन से हैं वो 5 ग्राउंड, दीज 5 नहीं 7 ग्राउंड्स। 5 तो थे आर्टिकल 15 में, यहाँ कितने हैं, 7 ग्राउंड्स। और क्या है वो 7 ग्राउंड्स, एक है रिलीजन, एक है रेस, एक कास्ट, एक सेक्स और एक प्लेस ऑफ बर्थ। और एक बनता है उसके बाद 2 और बनते हैं, डिसेंट और रेजिडेंस। अब आप बोलोगे क्या है डिसेंट। डिसेंट का मतलब है तुम कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो। डिसेंट मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है। जैसे बहुत सारे इंडिया में पहले एंग्लो इंडियंस रहते थे, उनका डिसेंट क्या था, बाहर का था। हमारे ऐसे बहुत सारे हैं जिनका डिसेंट क्या है, अलग अलग है। तो उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, रेजिडेंस। उसी के ग्राउंड पे आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में लिखा है कि रेजिडेंस के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। बिकॉज आई टोल्ड यू द एक्सेप्शन गिवन टू निजाम ऑफ हैदराबाद फॉर दैट मैटर। 4 में लिखा है स्टेट शैल टेक स्पेशल एफर्ट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 4A में प्रमोशन में रिजर्वेशन देना, 4B में कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी, 5 में रिलीजियस एसोसिएशंस में रिलीजन के बेसिस पे जॉब देना इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 2 बिकॉज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैव फ्रीडम टू मैनेज देयर ओन इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 सेज दैट EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी रिजर्वेशन दी जा सकती है 10%, दैट वी एडेड बाय 103rd अमेंडमेंट। मतलब हमने आर्टिकल 4B 5 और 6 बाद में ऐड किए हैं, दैट वर नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक क्लियर है। अब वर्ड है यहां पे रेजिडेंस, कि रेजिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। बट एक वर्ड होता है डोमिसाइल, डोमिसाइल के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। व्हाट डज दैट वर्ड मीन, इट सिंपली मीन्स दैट कि रेजिडेंस इज अ टेम्परेरी स्टे, आप कहीं पे रह रहे हैं, टेम्परेरी है ये। व्हेन यू आर स्टेइंग समवेयर इन अ परमानेंट मैनर, दैट इज कॉल्ड एज डोमिसाइल। तो परमानेंट रेजिडेंस इज कॉल्ड एज डोमिसाइल। ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल the state can discriminate, but not on the basis of residence, because residence is a temporary stay and domicile is a permanent stay. That is the interpretation given by Supreme Court that you must remember. आया समझ में यहाँ तक, ये है। अब कह रहे हैं कि भाई आर्टिकल
16 क्लॉज 4A कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया? अब आर्टिकल 16(4)(a) कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया? इट वॉज एडेड बाय 77th अमेंडमेंट। 1995 की है ये 77th अमेंडमेंट। लिखनी है तो लिख लें। आर्टिकल 16 क्लॉज 4B एडेड बाय, ये एक और आर्टिकल है, 77th अमेंडमेंट है। ये आर्टिकल 4A है 77th अमेंडमेंट, और ये है 81st अमेंडमेंट 4B। 77th अमेंडमेंट ऑफ 77th अमेंडमेंट से ऐड किया गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4A कैपिटल A 77th अमेंडमेंट से 1995, और ये है 81st अमेंडमेंट 2001। दीज टू अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 16(4)(a) ऐड किया गया 77th अमेंडमेंट 1995, और 4B ऐड किया गया 81st अमेंडमेंट 2001। दैट इज मोर देन इनफ। इतने फैक्ट्स हमने इकट्ठे कर लिए, बोर्ड भी रंग बिरंगा सा हो गया है। ठीक है, ऐसी होती है पढ़ाई। इसको फोटो ना खींचें, इसको आराम से कर लें, फोटो नहीं खींचनी इसकी। ठीक है, फोटो खींच लें, हमें तो हमारी ना खींचें, बाकी तो जो मर्जी करें अगर आपको सही लगती है। अगला है, हमने बताया ना क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स में हमने पहले पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही होती है, और राइट टू इक्वालिटी में आता है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। मीन्स फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 comes under the right to equality वाला part under the constitution, and we discussed about article 14, 15, 16. Now let's talk about these two articles, article 17 and article 18. इसको खत्म करते हैं। Article 17 basically deals with abolition of untouchability, and article 18 deals with abolition of titles. Abolition of titles. Article 17 deals with abolition of untouchability, and 18 deals with abolition of titles. अब इसको डिटेल में कर लेते हैं। आर्टिकल 18 पे पूछा जा सकता है। अब मैंने आपको एक टर्म बताई थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग द प्रियम्बल वाला पार्ट, कि प्रियम्बल में एक टर्म है रिपब्लिक, एंड व्हाट डज दैट टर्म मीन, कि रिपब्लिक में कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होती है। आई होप यू रिमेंबर दैट कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है। तो रिपब्लिक में कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होती है, और ये टाइटल वाला जो काम था दैट वाज बेसिकली हैपनिंग इन द मिडिवल सोसाइटीज वेयर किंग्स यूज्ड टू टेक टाइटल्स। यहां अपनी धर्मपत्नी को टाइटल दे दिया जाता था। अब वो टाइटल मतलब क्या था कि कोई सुप्रीम है और कोई सुपीरियर है और कोई इंफीरियर है। टू एंड दैट डिस्टिंक्शन वी डिसाइडेड कि हम ऐसा सुपीरियर और इंफीरियर करने वाला कंसेप्ट टाइटल्स को क्या कर देंगे, अबॉलिश कर देंगे। ये आर्टिकल 18 है। अगर हम ये सुपीरियर और इंफीरियर चीज खत्म कर रहे हैं, इट इनडायरेक्टली मीन्स और इनफैक्ट डायरेक्टली मीन्स दैट यू आर प्रमोटिंग इक्वालिटी, तभी ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। Untouchability was based on the unscientific idea that God has created human beings in 4 different castes: Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, or in fact untouchables. Untouchability is practiced when you treat all people are not born equal. All men are not born equal. Is dictum पे based है untouchability. It means you are not treating everybody equally. That's why by abolishing this you can achieve the idea of equality. अब आर्टिकल 17 में कुछ है नहीं है, बस इतना समझ लें कि हमने किसको अबॉलिश किया है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया है, एंड दिस इज द ओनली फंडामेंटल राइट विच इज एब्सोल्यूट इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। फंडामेंटल राइट्स ना मिलते नहीं है ऐसे पूरे एब्सोल्यूट नहीं मिलते हैं। क्या लगती हैं उन पे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, उसमें ये थोड़ा ना हेट स्पीच फैलाएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स पे क्या लगती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं।
मतलब वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब वो एब्सोल्यूट नहीं है क्या, फंडामेंटल राइट्स। बट आर्टिकल 17 abolition of untouchability is absolute in nature. And I told you there are certain fundamental rights which are against the private individual also. अनटचेबिलिटी कौन प्रैक्टिस करता है, गवर्नमेंट, स्टेट या लोग, दोनों करते हैं, स्टेट भी कर सकती है और लोग भी कर सकते हैं। तो इट इज अगेंस्ट बोथ द स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल, ये समझ में आना चाहिए। तो एब्सोल्यूट जब बात करते हैं, एक ही राइट है जो एब्सोल्यूट है, दैट इज आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमने आपको बताया था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी, और कुछ क्या होते हैं, नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी। मतलब कुछ लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए, कुछ फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, सॉरी फॉर दैट, यू हैव टू मेक अ लॉ। मतलब वो अपने आप इन्फोर्स नहीं होते हैं। एंड आई टोल्ड यू देयर आर सर्टेन राइट्स लाइक 17, 18, 21, 23 and 24. These rights can be implemented only when a parliament make a law, or for that matter state make a law. जब कोई स्टेट लॉ बनाएगी तभी ये फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट होंगे। तभी तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 17 जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, इसके लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा अगर आपको ये अबॉलिश करने हैं, आर्टिकल 17। और हमने संविधान में अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया। इनफैक्ट अगर कोई लॉ है उसमें भी अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया। हम ना तो हमने अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया है, ना हमने इसको किसी एक्ट में डिफाइन किया है, क्योंकि ये डिफाइन करने वाली टर्म है ही नहीं। बिकॉज ये एक आइडिया है जो इंडिया में कास्ट सिस्टम से एसोसिएटेड है। किसको बोले अनटचेबिलिटी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर हाँ ये पक्का है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी विच इज बेसिकली ड्राइविंग इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो जिसका वजूद कास्ट सिस्टम से ड्राइव हो रहा है, दैट टाइप ऑफ अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। बट ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना किसी एक्ट में अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। और वी हैव टू मेक अ लॉ। सो उस लॉ के लिए हमने लॉ बनाए। पहले आया था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, फिर आया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। मतलब पहले था अनटचेबिलिटी अबोलिशन एक्ट 1959, 1955। बाद में लाया लॉ आया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ही है ये, पर ये हमने जो लॉ लेके आए थे 1976 में लेके आए थे, पर चल वही रहा है ईयर। हमने सिर्फ क्या किया, नाम चेंज किया। ईयर कौन सा था, 76 में लेके आए थे। इन बोथ दीज एक्ट्स अब वो चेंज हो गया है, हमने अनटचेबिलिटी खत्म की है। और मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट भी है कि वो वाली अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली ड्राइविंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, not any other form of untouchability, because the main goal of article 17 was to end a caste system. मतलब हमने अनटचेबिलिटी खत्म किया संविधान में, कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं किया है। In the Indian Constitution, we abolished untouchability. We did not abolish the caste system. हमने कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन खत्म की है, कास्ट सिस्टम को नहीं खत्म किया है, जैसे अनटचेबिलिटी को खत्म किया है। आया समझ में? This is the nuances that you have to understand. Now let's start with the Article 18 of the Constitution. अब पढ़ते हैं आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको देख लेते हैं। इसको हमने रख दिया यहाँ पे ताकि आपको पता लगता रहे हम कौन से वाले आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हमने उधर छोटा कर दिया इसको। वी हैव टू डू आर्टिकल नंबर 18। वी हैव टू डू आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल 18 करना है। क्या कर रहा है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें तीन चीजें हैं हमें अच्छे समझनी है। टाइटल अबॉलिश किए गए हैं।
इसमें क्या अबॉलिश किए हैं? टाइटल्स। इसमें हमने अबॉलिश किए हैं टाइटल्स। हमने क्या अबॉलिश नहीं किया है? अवार्ड्स। भाई कुछ मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं ना, परम वीर चक्र, कुछ एकेडमिक्स अवार्ड्स होते हैं, भारत रत्न, these are the awards, these are not titles। भारत रत्न, परमवीर चक्र, ये है ना जो आर्मी वालों को मिलते हैं ब्रेवरी के लिए, मतलब these are called as awards, not titles। that is military and academic distinctions, military and academic distinctions। मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, ये हैं वो। अब क्वेश्चन आता है क्या फर्क है टाइटल्स में और अवार्ड्स में? आप इनको टाइटल क्यों नहीं मान रहे हो भारत रत्न को? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी और समझाया कि फर्क है इसमें सर। टाइटल्स मिलते हैं और अवार्ड मिलते हैं अलग अलग रीजन से। व्हेन यू परफॉर्म सब सर्विस, आपने कोई सर्विस की देश के लिए, फॉर अ कंट्री, चाहे वो अकेडमिक्स में हो या कोई आर्मी में हो, फॉर दैट सर्विस यू गेट अ अवार्ड। मतलब यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द रिकग्निशन ऑफ योर सर्विस, अवार्ड्स आर गिवन टू यू बिकॉज यू हैव गिवन अ सर्विस ऑफ अ सुप्रीम लेवल। आपने सेक्रीफाइस दे दिया देश के लिए। So just to recognize your efforts, we give you awards. Titles are not given for any service। जरूरी नहीं है टाइटल्स, तो बंदा अपने मन के हिसाब से भी ले सकता था। इन अवार्ड्स में आपके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जिसने किया उसको अवार्ड मिलेगा। यहां पे इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि किसको टाइटल देना है। राजा के बच्चे को टाइटल दे रहा है, मेल को देना है, रिलीजन वाले को देना है। तो यहाँ पे कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं, यहाँ पे तुम डिस्टिंक्शन नहीं करते हो। यहाँ पे तुम ऐसा डिस्टिंक्शन कर सकते हो बिकॉज टाइटल्स आर गिवन टू इंश्योर सुप्रीमेसी। ये फर्क है। और जो अवार्ड्स हैं ये किसी सर्विस के लिए दिए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अवार्ड्स आर लीगल बट टाइटल्स आर नॉट लीगल एज पर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आता है कि भाई क्या है अवार्ड और टाइटल में डिफरेंस के बाद का स्टेप, दैट इज क्या क्या बोला गया है इन द आर्टिकल 18। इसको ध्यान से समझ लें। जो एक चीज बोली गई है आर्टिकल 18 में, दैट इज बेसिकली, आर्टिकल 18 में एक चीज बोली गई है दैट इज बेसिकली कि इंडिया की स्टेट, इंडियन स्टेट किसी को भी टाइटल नहीं देगी। अवार्ड नहीं, क्या वर्ड है? टाइटल। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म टाइटल एंड अवार्ड। तो इंडियन स्टेट कैन नॉट गिव अ टाइटल टू इंडियन सिटीजन और एनी फॉरेनर। मतलब इंडियन स्टेट किसी को भी टाइटल नहीं दे सकती है, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो चाहे वो कोई फॉरेनर हो, मैटर ही नहीं करता है। बस क्या नहीं होना चाहिए, आपको क्या नहीं देना है? आपको टाइटल नहीं देना है। दैट यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, दैट यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि आपको स्टेट को टाइटल देने से मना किया है, कि स्टेट किसी भी सिटीजन को या किसी भी फॉरेनर को टाइटल नहीं देगी, ये बोला है। दूसरा बोला है कि इंडिया का सिटीजन, इंडियन सिटीजन, यहां लिख देते हैं, आप बाद में कहेंगे क्या है आईएएस। आईएएस का मतलब है इंडियन स्टेट, एससी का मतलब है सिटीजन इंडिया का, एफ का मतलब है फॉरेनर, ये है इंडियन सिटीजन। कोई भी इंडियन सिटीजन या फॉर दैट मैटर सिटीजन कैन नॉट टेक टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, पहला ये है कि इंडियन स्टेट कोई टाइटल नहीं दे सकती। दूसरा है इंडिया का सिटीजन कोई टाइटल नहीं ले सकता कहीं से।
दो चीजें और हैं, देयर आर टू मोर थिंग्स बिकॉज देयर आर फोर एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिकल 18। एक बोल रहे हैं अगर कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में है और इंडिया में किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, any foreigner who is in India and holding any public office, if that foreigner has to take any title from any foreign state, that he can take that title from foreign state provided he must take the approval of president। मतलब फॉरेनर जो इंडिया में है वो अगर किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, if that person wants to take a title, not award, title from any foreign state, then that person can take, but for that matter he has to first take the approval of the president। ये है तीसरा पार्ट। चौथा देख लें, आप हैं इंडियन सिटीजन, यहां हैं आप फॉरेनर जो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। आईसी मतलब इंडियन सिटीजन, एफपीओ मतलब फॉरेनर इन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और किसी फॉरेन या कोई फॉरेनर है जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, उसको अगर बाहर से टाइटल के अलावा अगर कोई भी प्रेजेंट भी लेना है, मान लो आपको कोई बोले कि आपने इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपको कोई तोहफा देना है, तो यू कैन टेक दैट प्रेजेंट बोथ इंडियन और फॉरेनर, बट यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। These are the four aspects that you have to remember for article number 18। ये चार aspect हैं, ये आपको भूलने नहीं है because these are the key aspects that you have to remember। ठीक है, ये है आर्टिकल 18 abolition of titles। क्लियर यहां तक? अब आता है इसके बाद आर्टिकल 18 के बाद आर्टिकल 19 to 22। और उस दिन लिखवाया था हमने, यहां तक क्लियर है ना? मतलब हमने ये पढ़ लिया है, राइट टू इक्वालिटी खत्म हो गया हमारा, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ये हमारा हो गया। अगला है राइट टू फ्रीडम, ये क्या है? आर्टिकल 19 टू 22। अब ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं इक्वालिटी से कहां? फ्रीडम की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी? क्या प्रमोट करते हैं इक्वालिटी और फ्रीडम? 5 मिनट की चर्चा वो होगी, फिर हम कहां घुस जाएंगे? राइट टू फ्रीडम में घुस जाएंगे। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, 19, 20, 21, 22 सब करेंगे यहां तक। पर मुझे एक टर्म क्या बतानी है? इक्वालिटी और लिबर्टी। बट एक काम करें आप, जो हमने ये पढ़ा था ना पहले आके, ये आर्टिकल 16 पढ़ा था, एंड दिस इज आर्टिकल नंबर 17 एंड 18, एंड ये भी हमने पढ़ा है आर्टिकल 18। ये एक बार रिवाइज कर लें, यू हैव 30 सेकेंड्स टू रिवाइज, फिर हम घुसेंगे फ्रीडम और इक्वालिटी में। जस्ट हैव यू हैव 30 सेकेंड्स, देन वी विल एंटर इनटू दैट एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। हो गया ये। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इक्वालिटी एंड फ्रीडम। इसको समझें, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। बस इक्वालिटी ये बोलती है अगर कोई दो लोग हैं उनको तुम इक्वल ट्रीट करो। इफ देयर आर टू पीपल
यू हैव टू ट्रीट दीज टू पीपल इक्वली, बस ये है इक्वालिटी का मतलब। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो ये दो लोग इक्वल हैं, आपने दोनों को ही फ्रीडम नहीं दी। दोनों को ही क्या नहीं दी? फ्रीडम नहीं दी। या दोनों को क्या दी? फ्रीडम दी और बराबर दी। भाई देयर आर टू टाइप ऑफ फैमिलीज, एज्यूम कर लेते हैं। एक फैमिली अपने बच्चों को फ्रीडम देती है और एक नहीं देती है। जो देती है वो दोनों को बराबर देती है, और जो दोनों नहीं देती वो दोनों को बराबर नहीं देती। मान लेते हैं घर में एक मेल चाइल्ड है, एक फीमेल चाइल्ड है, गर्ल एंड बॉय। एक फैमिली है, वहां फ्रीडम मिलती है पर दोनों को बराबर मिलती है। भाई वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल को तो फॉलो कर रहे हैं, फ्रीडम को कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं दे रहे, दोनों को नहीं दे रहे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आप क्या बोलेंगे? उस घर में कौन सी वैल्यू है? इक्वालिटी की है। तो इक्वालिटी का मतलब फ्रीडम नहीं है, उसका मतलब है बस इक्वल ट्रीट करना। एंड इफ इन अ हाउस यू आर ट्रीटेड इक्वली, it means is the focus on freedom is there or not, depending upon the family. But as a core principle says, then the two people should be equal. So this equality ka idea is not giving freedom to individual per se. It can be there, it cannot be there. मतलब it is not the core value of equality. Equality की core value है कि लोग बराबर हैं। लोग क्या हैं? बराबर हैं। It means वहां पे जहां पे इक्वालिटी है वहां पे भेदभाव नहीं है। इट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल। यही मतलब हुआ इसका कि अगर इफ यू आर ट्रीटिंग टू पीपल इक्वली, इट मीन्स यू आर एज्यूमिंग एंड बिलीविंग इन द डिक्टम और अ फिलॉसफी दैट बोथ पर्सन्स आर इक्वल, या ऑल मेन आर वुमेन आर बॉर्न इक्वल। And this all men and women are born equal is based on the idea that the society is civilized or uncivilized. Civilized. तो equality का idea promotes civic rights or called as a civilized society. ये कौन से rights promote करती है? Civic rights. मतलब जहां पे equality है जिस सोसाइटी में, मतलब वो civilized society है, वो कौन सा right है? Civic right है। वहां फ्रीडम है नहीं है मैटर ही नहीं करता, पर जिस फैमिली में फ्रीडम इंपॉर्टेंट होगी वहां पे, अब ना ये हमें यहां पे लिखना चाहिए था। हमने ये जो कहानी बताई है किसकी बताई है? इक्वालिटी की बताई है ना। तो हम इसको रब करते हैं, एक सेकेंड, इसको इधर कर दें, क्योंकि हम जो कहानी बता रहे थे किसकी बता के हटे हैं? ये इक्वालिटी की। तो जहां पे फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, इन दोज फैमिलीज इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सभी को इक्वल फ्रीडम दोगे, बट द फोकस इज ऑन दैट यू विल गिव फ्रीडम। किसी को ज्यादा दे सकते हो, किसी को कम दे सकते हो, पर योर फोकस इज ऑन गिविंग फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल। तो आप किसी को फ्रीडम दे रहे हो मतलब आप इक्वल ट्रीट कर रहे हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट यू आर फोकसिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। उसी को उतनी फ्रीडम दोगे जो उतनी फ्रीडम के लायक है। If there are two children in a house and one knows how to spend money and one is very खर्चीला, तो फैमिली दोनों को पैसे अलग अलग देती है या फ्रीडम अलग अलग देती है, बिकॉज उनको पता है कि पावर या मनी का मिसयूज कौन करता है और कौन नहीं करता है। बट उनका फोकस वो है कि उसी को उतनी फ्रीडम दें जिसके वो लायक है। उनका आइडिया इक्वालिटी का नहीं है, फ्रीडम का आइडिया है। तो ये सोसाइटी में जब फ्रीडम आती है, ऑफ कोर्स फ्रीडम इज ऑल्सो आइडिया ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, बिल्कुल। But when you have a freedom in the context of constitution, it means you have a liberty, and most important freedom is a freedom of speech and expression. It means जो ये freedom of speech and expression है, इस freedom का main part जो article 19 में लिखा है, वो speech and expression you use against government or somebody else. Of course, most importantly against government. It means this freedom is against government. Government means power. Power means politics. It means this freedom is a political right. So it means freedom promotes civic as well as political right.
ये दोनों में फर्क है। तो आज के बाद कभी पूछें कि कौन सा राइट पॉलिटिकल राइट है, इज इट अ इक्वालिटी और अ फ्रीडम? इट इज अ फ्रीडम, नॉट इक्वालिटी। आया समझ में यहां तक? तभी हम अब कौन से वाले में घुस रहे हैं? फ्रीडम वाले पार्ट में घुस रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट द राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19। इसको करना है, इसको करते हैं कि क्या है आर्टिकल 19, क्या है इसकी कहानी। इसमें अलग अलग राइट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। इसमें से एक डिलीट हो गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, बट वो विल कवर ईच एंड एवरी राइट। आर्टिकल 19 क्लॉज ए टॉक्स अबाउट, दैट इज आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ना ये आसान सा है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें तो क्या ही दिक्कत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बस एक चीज समझ लें, इसको मैं एक सेकंड लेता हूं, आपको समझा देता हूं, आप भी सुन लें कहानी सी इसकी। इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, इट सिंपली मीन्स दैट आपके पास बोलने की और एक्सप्रेस करने की आजादी है, पर एब्सोल्यूट तो नहीं होगी सर, क्योंकि आप किसी को कुछ भी बोल दें ये तो अलाउड नहीं होगा। उस पर क्या लगेंगे? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेंगे। वो हम पढ़ते हैं कि संविधान ने कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की है, बट यू शुड मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 दीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन मेंशन्ड। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में लिखा है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये आपको पता ही है। वो कौन कौन से ग्राउंड है अभी बताता हूं, पर एक चीज समझ लें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्पीच और एक्सप्रेशन आपका खुद का नहीं, आप किसी और को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स राइट ऑफ मीडिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड इम्प्लिसिटली, मतलब इनडायरेक्टली, इम्प्लिसिटली और इनडायरेक्टली, implicitly or indirectly in the constitution, not explicitly, directly नहीं लिखा है, derive कर सकते हैं। आपका एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, आपको झंडा लहराना है पूरा साल लहराएं, काली पट्टी बांध के विरोध करना है करें, शांत रहना है वो भी एक्सप्रेशन है, लिख के बोल के जैसे मर्जी करके आपको अलाउड है। एक्सप्रेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, म्यूजिक, जो भी करना है, मूवी, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मुझे एक चीज बताएं, कैन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ व्हेन यू नो समबडी इज लिसनिंग टू यू? You will not be able to do that. It means right against telephonic tapping of telephonic conversation is also under the part of this. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तुम्हें कोई सुन रहा हो तो तुम क्या ही बोलोगे? तो राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये भी किसका पार्ट है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप वोट डालने जाते हो, वो भी एक फॉर्म का क्या है आपका? एक्सप्रेशन की, whom you want to elect। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब तुम किसी कोई चीज एक्सप्रेस करते हो, डू यू नीड इंफॉर्मेशन टू हैव दैट एक्सप्रेशन समवट ऑब्जेक्टिव? आंसर इज यस। तो वो एक्सप्रेशन होना चाहिए इन्फॉर्म्ड एक्सप्रेशन, बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं आपका एक्सप्रेशन इन्फॉर्म्ड नहीं है, तो काहे का एक्सप्रेशन है? तो इन्फॉर्म्ड एक्सप्रेशन होना चाहिए। इन्फॉर्म्ड का मतलब है जब आप वोट डालने जा रहे हैं, आपको पता तो हो जो खड़ा हो रहा है उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, हाउ मच वेल्थ उसके पास, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है कोई, कितना पड़ा है, कितनी संपत्ति है, सब पता होना चाहिए। तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगा उसे वोट डालना है कि नहीं डालना। तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसी राइट के अंदर हर एमपी जो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, या हर कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, उसे अपने पूरे क्रेडेंशियल्स लोगों को बताने पड़ेंगे। ओनली देन दैट पर्सन कैन मेक अ
ऑब्जेक्टिव डिसीजन। एंड नाउ वी हैव टू डू कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो है ये आर्टिकल है, इसके अंदर कौन कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। आर्टिकल 19 के अंदर कौन कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, ये नोट कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ग्राउंड है, द फर्स्ट ग्राउंड जिसके बेस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगती है, राइट दैट कि आपने जो भी बोला भाई ऐसा बोलें कि वो डिसेंट हो और मॉरल हो। समय रहना वाली कंट्रोवर्सी थी ना, तो वो बोले भाई मैं जो मर्जी बोलूं उसमें, जो भी वो इंसान था, बट आप कुछ ऐसा ना बोलें जो इनडिसेंट हो। डिसेंसी और मोरालिटी, इसको ध्यान में रखना है। कुछ भी ऐसा अपशब्द ना यूज करें। दूसरा, आपके भाई फॉरेन कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस हैं और आपने किसी भी कंट्री के किसी भी इंसान को कुछ भी बोल दिया, वो नहीं। क्या ध्यान में रखना है? फ्रेंडली रिलेशन विद किसके साथ? विद फॉरेन स्टेट्स। ये है दूसरा ग्राउंड। और ना मैं आपको ये बता दूं, ये ग्राउंड्स पहले संविधान में बहुत सारे नहीं थे। जैसे ये संविधान में हमने ना ये कुछ ग्राउंड्स बाद में ऐड किए हैं, एंड आई विल टेल यू कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किए हैं, बिकॉज आपका एक टॉपिक है की अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे ग्राउंड्स पहले संविधान में नहीं थे, कुछ बाद में ऐड किए हैं। पहले मैं सारे ग्राउंड बता देता हूँ, फिर बता दूंगा कौन कौन से कब ऐड किए हैं। ये है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। अगला बचता है incitement to offense, incitement to an offense, public order, incitement to an offense, फिर है पब्लिक ऑर्डर। अब ना एक चीज ध्यान में रखें, जो इंसाइटमेंट टू ऑफेंस है, जो पब्लिक ऑर्डर है और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स है, these were added by first constitutional amendment act। ये तीनों कैसे ऐड किए हैं? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किए हैं, ये ब्लू वाले तीनों। एक है उसके बाद हमने 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये जो है ये हमने कब ऐड किया है? दैट वाज बेसिकली एडेड इन द ईयर 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये नहीं भूलना हमें कि 16th में ऐड किया गया है और 1963 में ऐड किया। कौन से वाला? ये सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963। उसके बाद जो ग्राउंड बचते हैं, दीज ग्राउंड्स आर बेसिकली 6, 7 और 8। दैट इज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, डिफॉर्मेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये 8 ग्राउंड है। आपको पता लग गया कि जो 4 ग्राउंड बाद में ऐड किए, 4 थे। कौन कौन से थे? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, डिफॉर्मेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसेंसी और मोरालिटी। जो 4 ऐड किए हैं, पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी आता है। ये हो गया है, लिख लें इसको। फिर पढ़ते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। ये है फ्रीडम ऑफ असेंबली। भाई जब आप कुछ बोलेंगे तो बोलना इंसान अकेला बोलता है, इंसान अकेला बोलता है या इकट्ठे बोलते हैं? तो अकेले इंसान की वैल्यू कम है,
तो तभी राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली है, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, बट पीसफुली असेंबल होना है एंड विदाउट आर्म्स, peacefully and without arms. So you have to right to freedom of assembly peacefully and without arms, ये ध्यान में रखना है, right to freedom of assembly peacefully and without arms. अब ये कौन से वाले आर्टिकल के साथ है? असेंबली का पर्पस क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के लिए तो इकट्ठे हुए हो, कलेक्टिव वॉइस, तो दिस इज प्रमोटिंग कलेक्टिव वॉइस. Or as per constitution, this right is also not absolute. It can be restricted only on two grounds, that is a sovereignty and integrity of India and public order. तो संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19 क्लॉज 3, वहां लिखा है कि इसको सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इस ग्राउंड पे, और एक ग्राउंड है पब्लिक ऑर्डर, इन दोनों ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. दैट इज दीज आर द टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो आपको याद रखनी है. एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए एंड बी बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर. एक है जो पहला, उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए गया है दूसरा है, ये आपको पता होना चाहिए. फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि एसोसिएशन में बनानी पड़ेगी ना. जब आप पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको एक्सप्रेशन के लिए आपको असेंबल होना पड़ेगा. फिर आपको होता है कि असेंबल तो हो गए, ऐसे करते हैं कोई एसोसिएशन बनाते हैं सो दैट अपनी वॉइस को एक स्ट्रक्चर दे सकें कि वो ट्रेड यूनियन मेरी आवाज़ रखेगी. तो ऑल अदर जो राइट्स हैं आर्टिकल 19 में ए से ही ड्राइव हो रहे हैं, बी और सी, ए और बी और सी वहीं से ही ड्राइव हो रहे हैं. ठीक है, अगर आपको इसको भी करना है तो वो भी कर ही लेते हैं, इसको जो साथ में लिंक्ड है. चौथा अलग है तो वो बाद में कर लेंगे. तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी है, इसका मतलब है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस. जैसे मान लो आपको कोई ट्रेड यूनियन बनानी है तो बनाएं, पॉलिटिकल पार्टी बनानी है बनाएं. एसोसिएशंस कैन बी ऑफ पॉलिटिकल नेचर टू. इफ यू वांट टू क्रिएट पॉलिटिकल पार्टी, एनी ट्रेड यूनियन, इफ यू वांट टू क्रिएट एनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो आपके पास फ्रीडम है कोई भी एसोसिएशंस की, कोई भी यूनियंस की, और कोई भी कोऑपरेटिव्स की. और इट कैन बी ऑफ पॉलिटिकल नेचर टू, ये भी आपको पता होना चाहिए. मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ पे बन रही हैं, मतलब राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी. और दिस राइट इज बेसिकली गिविंग अ वे टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी को ही हेल्प कर रहा है. एसोसिएशन भी आपकी आवाज को रखती है, उसी की हेल्प कर रहा है. एंड दिस राइट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पुट्स यू ऑन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगती है इस पे भी. 3 ग्राउंड्स हैं इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के. पहला तो वही है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है पब्लिक ऑर्डर जो पहले था, एक और है मोरालिटी. तो देयर आर 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3, दैट इज sovereignty and integrity of India, public order and morality. These are the 3 reasonable restrictions as per article 19 जो है उसके लिए, 19(1)(c) के लिए. तो हमने आपको बता दिया है कि 3 फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 में, मतलब अभी 3 हैं, बाकी 3 और बचे हैं. पहले 7 हुआ करते थे, एक हमने डिलीट कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी. 3 और बचे हैं, पर पहले 3 कौन से हैं? पहला था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस पर भी क्या लगती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. और ये कहानी थी, 2 हमने चीजें बताई आपको. ये है असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स, ये है फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव्स. आई होप ये 19 भी आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी हम करेंगे 19 बाद में. दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने आज डिस्कस किया है. ठीक है, तो बाकी विल स्टार्ट विद आर्टिकल 19 का लेफ्ट जो रह गया है, फिर 20, 21 और 22 कल खत्म करेंगे.
फिर नेक्स्ट क्लास में सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे, फिर वी विल एंटर टू यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट वाला चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।